क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग अपनी कड़ी मेहनत और अच्छी कमाई के बावजूद हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत साधारण शुरुआत करके भी धन के मामले में पूरी तरह स्वतंत्र और समृद्ध बन जाते हैं? इसका जवाब आपके भाग्य में नहीं है। इसका जवाब पैसे को प्रबंधित करने के उन प्राचीन और शाश्वत नियमों में छुपा है, जिन्हें दुनिया आज भी भूलती जा रही है। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम एक ऐसी कालजयी और असाधारण किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसने दुनिया के लाखों लोगों की आर्थिक जिंदगी बदल कर रख दी है। इस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन। जॉर्ज एस क्लेसन ने। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बेबीलोन, बेबीलोन, जो प्राचीन दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था, वहां अरकड़ नाम का एक ऐसा इंसान रहता था जो अपनी पूरी नगरी का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। ये दौलत उसे किसी शाही विरासत में नहीं मिली थी, और नहीं ये किसी रातों रात लगे लॉटरी या तुक्के का नतीजा था। अरकद, ये मुकाम सिर्फ कुछ बेहद सरल, शाश्वत और कभी न बदलने वाले वित्तीय सिद्धांतों, फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को लगातार और ईमानदारी से फॉलो करके हासिल कर पाया था। जॉर्ज एस क्लेसन ने सन 1926 में प्राचीन बेबीलोन की कहानियों और दृष्टांतों, पैरेबल्स के जरिए इन सिद्धांतों को हमारे सामने रखा है। ये कहानियां भले ही हजारों साल पुरानी हों, लेकिन इनमें छुपा ज्ञान आज के आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक और सटीक है। ये किताब किसी जटिल निवेश रणनीति या रातों रात अमीर बनने की किसी धोखेबाज योजना, गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये कुछ बहुत ही सरल, लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले सिद्धांतों पर आधारित है। वे सिद्धांत जिन्हें यदि पूरी ईमानदारी से अपनाया जाए तो किसी भी इंसान को, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी क्यों न हो, सच्ची और पक्की आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। हमें कभी बचपन या स्कूल में पैसे का सही प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। हम अपनी पूरी कमाई उड़ा देते हैं, कोई व्यवस्थित बचत या निवेश नहीं करते, और अच्छी खासी कमाई होने के बावजूद जिंदगी भर पैसों की चिंता और तनाव में जीते रहते हैं। इस वीडियो और इस पूरी सीरीज में हम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के मुख्य सिद्धांतों को 5 सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में समझने वाले हैं। अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले अपने लिए बचाना, अपने खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करना, अपने बचाए हुए स्वर्ण, गोल्ड को और ज्यादा बढ़ाना यानी निवेश करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना, और सबसे बढ़कर खुद के ज्ञान में निवेश करना। हर अध्याय में आपको प्राचीन बेबीलोन की कहानियां, व्यावहारिक ज्ञान और एक ठोस कार्य योजना, एक्शन प्लान मिलेगी। तो आइए आज इसके पहले अध्याय की ओर कदम बढ़ाते हैं। चैप्टर 1, सोना बचाने का पहला राज, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इस किताब का सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत अरकद हमें सिखाता है, आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा हमेशा आपके पास अपना होना चाहिए। यानी आपकी कुल आमदनी में से एक निश्चित हिस्सा अरकद कम से कम 10% का सुझाव देते हैं आपको सबसे पहले अपने लिए बचाकर रखना है। खर्च करने के बाद नहीं, बल्कि खर्च करने से ठीक पहले। अरकद की कहानी कहती है कि वो शुरुआती दिनों में एक गरीब लेखक, स्क्राइब था, तब तक जब तक उसने शहर के सबसे अमीर साहूकार से ये सीधा सा राज नहीं सीख लिया था। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे अपनी सैलरी मिलते ही सबसे पहले अपने सारे बिल और खर्चे चुकाते हैं, और महीने के अंत में जो थोड़ा बहुत बच जाता है, यदि कुछ बचता है, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अरकद का ये दृष्टिकोण पूरी तरह से क्रांतिकारी है। ये क्रम उल्टा होना चाहिए। आपको सबसे पहले खुद को भुगतान, पे करना चाहिए, यानी अपनी बचत अलग निकालनी चाहिए, और फिर जो बाकी पैसे बच खर्च के लिए रहें
उनमें अपने सारे खर्चे मैनेज करने चाहिए। ये नियम सुनने में बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। जब बचत आपकी प्राथमिकता बन जाती है, तो आपका दिमाग प्राकृतिक रूप से बचे हुए कम पैसों के हिसाब से आपके खर्चों को ढाल लेता है। इसके विपरीत, यदि बचत केवल बची हुई रकम पर निर्भर हो, तो वो कभी नहीं हो पाती, क्योंकि इंसान के खर्चे हमेशा उसकी आमदनी के स्तर तक खुद ब खुद फैल जाते हैं, जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। अर्कद ये भी सिखाते हैं कि इस बचाए गए सोने को तुरंत उड़ाना नहीं चाहिए। ये एक अलग और सुरक्षित फंड होना चाहिए जो धीरे धीरे जमा हो और अंत में संपत्ति बनाने, वेल्थ बिल्डिंग के काम आए। किताब में अर्कद अपनी खुद की दास्तान सुनाते हैं। जब वो एक गरीब युवा लेखक थे, तब उन्होंने अपने धनी मित्र अल्गामिश से पूछा कि वो इतने अमीर कैसे बने। अल्गामिश ने उन्हें बहुत गहरी बात बताई थी। मैं जो भी कमाता हूं, उसका 10वां हिस्सा सबसे पहले अपने लिए रख लेता हूं, इससे पहले कि मैं बाकी पैसों से अपने किसी और खर्च के बारे में सोचूं। शुरुआत में अर्कद के लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनकी आमदनी पहले से ही इतनी कम थी कि 10% बचाना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की और जल्द ही ये पाया कि उनके खर्चे अपने आप उस कम हुई रकम के हिसाब से सेट हो गए और उनकी जीवन शैली पर भी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझकर देखिए। 2 लोग हैं जिनकी आमदनी एक जैसी है। व्यक्ति अपनी पूरी सैलरी आते ही खर्चों में उड़ा देता है, किराया, खाना, घूमना फिरना, और महीने के अंत में जो बचता है, जो कि शायद ही कभी बचता है, उसे बचाने की सोचता है। अंत में उसके पास कुछ नहीं रहता। व्यक्ति भी अपनी सैलरी मिलते ही सबसे पहले उसका 10% हिस्सा एक अलग सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, बिना ये सोचे कि बाकी पैसों से क्या करना है। बाकी बचे 90% पैसों से वो अपने महीने के सारे खर्चे चलाता है। साल के अंत तक व्यक्ति बी के पास एक मोटी जमा पूंजी होती है, जबकि व्यक्ति खाली हाथ रहता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत आधुनिक व्यवहार अर्थशास्त्र बिहेवियरल इकोनॉमिक्स द्वारा पूरी तरह समर्थित है। रिसर्च ये दिखाती है कि ऑटोमेटिक और डिफॉल्ट बचत, जैसे सैलरी आते ही पैसे अपने आप कटकर सेविंग्स में चले जाना, मैनुअल बचत के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि इसमें आपकी कमजोर इच्छा शक्ति, विल पावर या हर बार के फैसले पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अगली बार जब भी आपको अपनी आमदनी, सैलरी या किसी भी तरह की कमाई मिले, तो किसी भी चीज पर खर्च करने से पहले उसका कम से कम 10% हिस्सा तुरंत एक अलग बचत खाते में डाल दीजिए और बाकी बचे पैसों में ही अपने सारे खर्चे चलाने की आदत डालिए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। आज ही एक अलग सेविंग्स अकाउंट बना लीजिए, यदि आपके पास पहले से नहीं है, और अपनी अगली कमाई का 10% हिस्सा उसमें अपने आप ट्रांसफर होने का इंतजाम कीजिए। इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। हर हफ्ते खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैंने अपनी बचत के इस नियम को पूरी ईमानदारी से निभाया या उससे समझौता किया? जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए। यदि आप आज से ही अपनी कमाई का 10% हिस्सा इस नियम के तहत बचाना शुरू कर दें, तो आज से ठीक 1 साल बाद आपकी वित्तीय स्थिति कितनी ज्यादा सुरक्षित और बेहतर होगी? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी आमदनी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, महीने के अंत में पैसे कम ही क्यों पड़ जाते हैं? हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जरूरतें हमारी कमाई से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं? आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम बात करने जा रहे हैं जॉर्ज एस क्लेसन की अमर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के दूसरे हिस्से पर, जो हमें यह सिखाता है कि अपने खर्चों पर काबू कैसे पाया जाए और अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाया जाए। आइए इस ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। चैप्टर 2,
अपने खर्चे नियंत्रित करना, नीड्स और डिजायर्स में फकरकत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें यह सिखाता है। अपने खर्चों का इस प्रकार बजट बनाएं कि आपके पास अपनी आय का उपयोग आवश्यक खर्चों, अपने आनंद और अपनी सार्थक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हो, बिना अपनी कमाई के 10वें हिस्से से ज्यादा खर्च किए। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा समझदारी भरा बजट बनाना जो आपकी 90% कमाई, 10% बचत को अलग करने के बाद को बहुत ही सूझबूझ के साथ व्यवस्थित करे। अरकद एक बेहद गहरी और सच बात साझा करते हैं। हम में से हर कोई जिसे अपनी जरूरी जरूरतें, नेसेसरी एक्सपेंसेस कहता है, वे हमेशा हमारी आमदनी के बराबर बढ़ती चली जाती है जब तक कि हम खुद इसके खिलाफ आवाज न उठाएं। यानी हमारी समझी हुई जरूरतें स्वाभाविक रूप से हमारी कमाई के स्तर तक फैल जाती है। जितना ज्यादा हम कमाते हैं उतनी ही ज्यादा चीजें हमें अपनी जरूरत लगने लगती है, जबकि असल में वे केवल हमारी इच्छाएं, ऑप्शनल डिजायर्स होती है। अरकद बजट बनाने को किसी सजा या पाबंदी की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे आजादी और सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट का जरिया मानते हैं। एक साफ सुथरा बजट हमें यह तय करने की आजादी देता है कि हमारा पैसा कहाँ जाए, न कि अनजाने में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को हमारे पैसों पर कब्जा करने देना। वे खास तौर पर आवश्यक खर्चों जो सचमुच जरूरी है, जैसे भोजन, आश्रय और बुनियादी जरूरतें, और इच्छाओं जो मजेदार है लेकिन वैकल्पिक है, के बीच का फर्क साफ साफ समझाते हैं। किताब में एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताया गया है, अपने खर्चों को अलग अलग श्रेणियों में लिखना और उनका विश्लेषण करना। इससे इंसान को साफ साफ यह दिखाई देता है कि उसका पैसा असल में कहाँ जा रहा है और वो क्या सोचता था कि कहाँ जा रहा है। ये सच कई बार चौंकाने वाला होता है। लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वे जाने न जाने अपनी कितनी बड़ी कमाई ऐसी चीजों पर बर्बाद कर रहे थे जिनकी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी। किताब में एक पात्र अपनी दास्तान सुनाता है। एक समय वो भी ऐसा था जब उसे लगता था कि उसकी आमदनी उसकी बुनियादी जरूरतों के लिए भी कम पड़ जाती है, लेकिन जब उसने अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया तो उसने पाया कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों पर जा रहा था जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी, जैसे छोटी मोटी फालतू चीजें, बिना इस्तेमाल होने वाले सब्सक्रिप्शन और अचानक मन में आ जाने वाली खरीदारी, इंपल्सिव बाइस। जब उसने एक ऐसा बजट बनाया जिसमें केवल सच्ची जरूरतों को प्राथमिकता दी गई तो उसने महसूस किया कि उसकी आमदनी असल में पर्याप्त थी। बस उसके पैसों का बंटवारा, एलोकेशन गलत तरीके से हो रहा था। इसे एक जैसे हालात वाले दो लोगों के उदाहरण से समझिए। व्यक्ति बिना किसी योजना या बजट के पैसे खर्च करता है, जो सामने दिखा खरीद लिया। महीने के अंत तक उसे खुद नहीं पता होता कि उसका पैसा कहाँ गया और वो हमेशा खुद को आर्थिक तंगी में पाता है। व्यक्ति भी एक स्पष्ट बजट का पालन करता है। जरूरतों, मनोरंजन और बचत सबके लिए पैसे पहले से तय होते हैं। वो अपने पैसों पर पूरा नियंत्रण महसूस करता है और उसके पास जीवन की सार्थक चीजों, चाहे वो बचत हो या अच्छे अनुभव, के लिए हमेशा पर्याप्त संसाधन होते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में ये मेंटल अकाउंटिंग की रिसर्च से जुड़ा हुआ है। व्यवहार अर्थशास्त्र, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ये साबित करती है कि जब लोग अपने पैसों को सोच समझकर अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं बजट के जरिए, तो उनका वित्तीय अनुशासन और मानसिक संतोष दोनों कई गुना बेहतर हो जाते हैं, बजाय इसके कि वे बिना सोचे समझे जो दिल किया खर्च कर दिया के रास्ते पर चलें। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अगले एक महीने के लिए अपने हर छोटे बड़े खर्चे को ट्रैक कीजिए, फिर उन्हें 2 हिस्सों में बांटिए, सच्ची जरूरतें बनाम इच्छाएं, और एक ऐसा बजट तैयार कीजिए जो आपकी वास्तविक प्राथमिकताओं को झलकाए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। आज अपने पिछले महीने के खर्चों को याद कीजिए और उन्हें कागज पर लिखिए। देखें कि उनमें से कौन से खर्चे सचमुच जरूरी थे
और कौन सी सिर्फ ऐसी इच्छाएं थी जिन्हें आप गलती से अपनी जरूरत मान बैठे थे। इस आदत को अपने जीवन में ढाल लीजिए। हर हफ्ते खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, आज मैंने जो खर्च किया क्या वो मेरे बजट के हिसाब से था या मैं उससे भटक गया? जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए, आपके वर्तमान खर्चों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप जरूरी मान रहे हैं, जबकि वे असल में सिर्फ आपकी अस्थायी इच्छाएं हैं? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि सिर्फ पैसे बचा लेना ही काफी नहीं होता? अगर आपके बचाए हुए पैसे बैंक या अलमारी में चुपचाप रखे रहें, तो समय के साथ महंगाई, इन्फ्लेशन उनकी ताकत को धीरे धीरे खा जाती है। असली सवाल यह है कि उन पैसों को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम बात करने जा रहे हैं जॉर्ज एस क्लेसन की अमर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के तीसरे हिस्से पर, जो हमें यह सिखाता है कि अपने बचाए हुए सोने को काम पर कैसे लगाया जाए। आइए इस ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। चैप्टर 3, अपने बचाए हुए सोने को मल्टीप्लाई करना, मनी को काम पर लगाना कद का तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें सिखाता है। अपने बचाए हुए सोने को इस तरह बढ़ाऊं कि वह अपनी खुद की संतान पैदा करे, यानी आपके लिए और ज्यादा धन कमा कर लाए। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है। बचाए हुए सोने को सही मायनों में काम पर लगाना, इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी है ताकि वो खुद ब खुद बढ़ सके। इसे हम चक्रवृद्धि वृद्धि या कंपाउंड ग्रोथ की ताकत भी कह सकते हैं। अर्कद बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि सच्ची संपत्ति केवल बचत करने से नहीं, बल्कि उस बचाई गई रकम को उत्पादक तरीके से निवेश करने से बनती है, जहां वो पैसा आपकी शारीरिक मेहनत के बिना खुद आपके लिए और अधिक धन पैदा करे। वे इस बात को बहुत ही सुंदर काव्यात्मक शब्दों में समझाते हैं, जैसे सोने के बच्चे ब्याज या रिटर्न, और बच्चों के बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि पैसों को सही जगह पर निवेश किया जाए तो वे अपना एक पूरा परिवार बढ़ा सकते हैं। लेकिन अर्कद यहां एक बहुत बड़ी और कड़ी चेतावनी भी देते हैं। निवेश करते समय अत्यधिक सावधानी बरतना अनिवार्य है। वे एक बहुत ही पक्का नियम बताते हैं, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं और निवेश सिर्फ वही करें जहां आपकी मूल पूंजी, प्रिंसिपल पूरी तरह सुरक्षित हो। वे उन लोगों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हैं जो सिर्फ ज्यादा मुनाफे के लालच में आकर अपनी जमा पूंजी किसी अनजान, अनिश्चित या अत्यधिक जोखिम भरे काम में लगा देते हैं, बिना ये समझे कि उसमें जोखिम, रिस्क कितना है। वे एक बहुत ही गहरी बात सिखाते हैं, धन के लेन देन में समझदार और अनुभवी लोगों की सलाह ले, यानी अपना पैसा निवेश करने से पहले हमेशा उन लोगों से सलाह ले जो पैसों के प्रबंधन में सचमुच अनुभवी है, न कि सिर्फ अपनी सीमित जानकारी पर भरोसा करें या किसी के भी कहने पर आंख मूंदकर कोई भी हॉट टिप फॉलो कर ले। किताब में एक पात्र अपनी बचत को किसी परिचित की सलाह पर बिना किसी रिसर्च के एक रातों रात अमीर बनाने वाली योजना, गेट रिच क्विक स्कीम में लगा देता है और अपनी सारी जमा पूंजी गवा बैठता है। इसके विपरीत दूसरा पात्र अपनी बचत को समझदार और अनुभवी सलाहकारों की देखरेख में सुरक्षित और सिद्ध निवेश विकल्पों में लगाता है। शुरुआत में भले ही मुनाफा धीमा लगे, लेकिन समय के साथ उसकी संपत्ति सुरक्षित तरीके से बढ़ती है और कंपाउंडिंग के जरिए एक विशाल रूप ले लेती है। इसे एक जैसे हालात वाले दो लोगों के उदाहरण से समझिए। व्यक्तियां किसी सुनी सुनाई हॉट टिप के भरोसे बिना किसी रिसर्च के अपनी सारी बचत एक हाई रिस्क और अनजान जगह पर लगा देता है। वह प्रोजेक्ट डूब जाता है और उसकी सारी पूंजी खत्म हो जाती है। व्यक्ति भी किसी भरोसेमंद और जानकार वित्तीय सलाहकार से राय लेकर अपनी बचत को स्थापित और सुरक्षित निवेश विकल्पों में लगाता है। शुरुआत में रिटर्न थोड़ा साधारण लग सकता है, लेकिन समय के साथ चक्रवृद्धि वृद्धि, कंपाउंड ग्रोथ के जरिए वो पूंजी कई गुना बढ़ जाती है। गणित और वित्तीय योजना की दुनिया में कंपाउंड इंटरेस्ट के इस नियम को भली भांति दर्ज किया गया है। यहां तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने
इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। व्यवहार वित्त, बिहेवियरल फाइनेंस की रिसर्च भी ये साबित करती है कि जो लोग कम उम्र से लगातार निवेश करते हैं, चाहे छोटी रकम से ही क्यों न हो, उनकी लंबी अवधि की संपत्ति उन लोगों से कहीं ज्यादा होती है जो देर से शुरुआत करते हैं या जोखिम भरे और बिना सोचे समझे निवेश करते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी बचत को सिर्फ एक जगह लावारिस की तरह न पड़ा रहने दें। विश्वसनीय स्रोतों से सीखें, रिसर्च करें और उन्हें सुरक्षित एवं उचित निवेश माध्यमों में लगाना शुरू करें। भले ही शुरुआत में आपकी रकम बहुत छोटी क्यों न हो, बिना किसी पुख्ता रिसर्च या विशेषज्ञ की सलाह के कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपनी वर्तमान बचत के लिए किसी ऐसे भरोसेमंद वित्तीय संसाधन या सलाहकार को पहचानिए जिससे आप निवेश के बुनियादी तौर तरीके सीख सकें। इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। हर हफ्ते खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपनी बचत को समझबूझकर निवेश कर रहा हूं या सिर्फ दूसरों की देखा देखी रैंडम टिप्स फॉलो कर रहा हूं? जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए। आपकी जो बचत इस समय बिना किसी इस्तेमाल के पड़ी है, यदि आप उसे पूरी समझदारी के साथ सही जगह निवेश कर दें, तो आने वाले 10 सालों में वो कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि बहुत से लोग पैसे कमाने और उन्हें निवेश करने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक ही गलत फैसले या धोखे की वजह से अपनी साल भर की कमाई पल भर में गवा बैठते हैं? असली चुनौती सिर्फ धन कमाना नहीं, बल्कि कमाए हुए धन को बचाकर रखना है। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम बात करने जा रहे हैं जॉर्ज एस क्लेसन की अमर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के चौथे हिस्से पर, जो हमें यह सिखाता है कि अपनी मेहनत की संपत्ति की सुरक्षा कैसे की जाए। आइए इस ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। चैप्टर 4, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना, नुकसान से बचना कद का चौथा बुनियादी सिद्धांत हमें सिखाता है। अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। सच्चे अर्थों में धनवान बनने की इस यात्रा में केवल पैसा कमाना और उसे निवेश करना ही काफी नहीं है। अपनी संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है। अरकद खास तौर पर उन हरकतों और व्यवहारों के खिलाफ चेतावनी देते हैं जो सीधे तौर पर धन के विनाश की तरफ ले जाते हैं, जैसे किसी भी अत्यधिक महत्वाकांक्षी और अनजान कारोबार में जल्दबाजी में पैसा झोंक देना, अपनी खुद की सीमित जानकारी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा, ओवर कॉन्फिडेंस करना, उन लुभावने वादों के पीछे भागना जो रातों रात अमीर बनाने का दावा करते हैं, जो असल में अक्सर बड़े घोटाले या अत्यधिक जोखिम भरे जाल होते हैं। अरकद एक बेहद महत्वपूर्ण और पक्का नियम देते हैं। सबसे पहले अपनी मूल पूंजी, प्रिंसिपल की रक्षा करो, या ज्यादा मुनाफे, हाई रिटर्न्स के पीछे आंख मूंदकर भागने से कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आपकी असली जमा पूंजी सुरक्षित रहे। वे समझाते हैं कि जो लोग बिना जोखिम को समझे सिर्फ भारी भरकम मुनाफे के लालच में रहते हैं, वे अक्सर अपना सब कुछ गवा बैठते हैं, जबकि वे समझदार लोग जो सबसे पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और फिर एक सही और स्थिर रिटर्न की तलाश करते हैं, वे लगातार और टिकाऊ तरीके से अपनी संपत्ति का निर्माण करते हैं। अरकद इसके लिए एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक सलाह देते हैं। अपनी निवेश राशि को अलग अलग जगहों पर बांटें, डाइवर्सिफाई करें। सारा पैसा एक ही जगह पर न लगाएं। वो एक किसान का उदाहरण देते हैं जो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखता, क्योंकि यदि वो टोकरी हाथ से छूट गई तो उसके सारे अंडे टूट जाएंगे। ठीक इसी तरह अपनी संपत्ति को कई ध्यान से चुने गए अलग अलग माध्यमों में फैलाना कुल जोखिम, ओवरऑल रिस्क को बहुत हद तक कम कर देता है। किताब में एक पात्र अपनी सारी बचत को एक ऐसे व्यापार में लगा देता है जो बड़े बड़े वादे कर रहा होता है और किसी परिचित के बहकावे में आकर बिना किसी छानबीन के अपनी सारी पूंजी उसमें झोंक देता है। वो व्यापार डूब जाता है
और वो अपनी पूरी संपत्ति हमेशा के लिए खो बैठता है। ये एक ऐसा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था जिसने उसकी बरसों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। इसके विपरीत दूसरा पात्र अपनी संपत्ति को कई समझदारी से चुने गए सुरक्षित निवेशों में बांट देता है। जब उनमें से एक निवेश उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाता, तब भी उसकी कुल संपत्ति सुरक्षित रहती है, क्योंकि विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन ने उसके जोखिम को संभाल रखा था। इसे एक जैसे हालात वाले दो लोगों के उदाहरण से समझिए। व्यक्ति अपनी पूरी बचत को एक ही जगह किसी पक्के मुनाफे वाले लालच में डाल देता है। जब वो योजना फेल होती है तो वो सड़क पर आ जाता है और अपनी सारी संपत्ति खो देता है। व्यक्ति भी अपनी बचत को अलग अलग और अच्छी तरह परखे हुए निवेशों में फैलाकर रखता है। जब उनमें से एक जगह नुकसान होता भी है तो उसका कुल पोर्टफोलियो सुरक्षित रहता है, क्योंकि वह किसी एक चीज पर पूरी तरह निर्भर नहीं था। आधुनिक वित्त की दुनिया में पोर्टफोलियो थ्योरी यानी नोबेल पुरस्कार विजेता हैरी मार्कोविच की रिसर्च इस विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन के सिद्धांत का पूरी तरह समर्थन करती है। वित्तीय शोध ये बार बार साबित करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन से बिना रिटर्न को घटाए कुल जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने निवेशों में विविधता लाइए। किसी एक व्यापार या एक ही संपत्ति पर पूरी तरह निर्भर मत रहिए। किसी भी जगह पैसे लगाने से पहले उसकी विश्वसनीयता और जोखिम की पूरी छानबीन कीजिए। सिर्फ बड़े बड़े वादों से आकर्षित मत होइए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपनी मौजूदा संपत्तियों और निवेशों, यदि कोई है, की समीक्षा कीजिए। क्या वे अलग अलग जगहों पर फैली हुई है या आपकी सारी पूंजी किसी एक ही जगह पर केंद्रित है? इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। हर हफ्ते खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरी संपत्ति विविधीकरण और पूरी छानबीन के जरिए सचमुच सुरक्षित है? जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए। आपकी वर्तमान बचत या निवेश कितने हद तक एक ही टोकरी में रखे अंडे जैसे हैं? और यदि आप उन्हें समझदारी से अलग अलग जगहों पर बांट दें, तो आपकी वित्तीय सुरक्षा कितनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग हमेशा कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने में क्यों लगे रहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि असली खजाना कोई बैंक खाता नहीं, बल्कि उनका अपना हुनर और उनका दिमाग है। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम बात करने जा रहे हैं जॉर्ज एस क्लेसन की अमर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के 5वें और अंतिम हिस्से पर, जो हमें यह सिखाता है कि धनवान बनने की इस यात्रा का सबसे बड़ा आधार क्या है। आइए इस ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। चैप्टर 5, अपने आप में निवेश करना, सबसे बड़ा एसेटर कद का 5वां और अंतिम बुनियादी सिद्धांत हमें सिखाता है। अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाओ, अपनी खुद की काबिलियत, अपने हुनर और अपने ज्ञान में निवेश करो। जितना ज्यादा आप अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाते हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी संपत्ति बनाने की कुल क्षमता, वेल्थ बिल्डिंग कैपेसिटी, बढ़ जाती है। अर्कत समझाते हैं कि सोना जमा करना सिर्फ बचत और निवेश तक सीमित नहीं है। असल और सबसे बुनियादी निवेश इंसान की अपनी कमाने की क्षमता, अर्निंग एबिलिटी में होता है। वो इंसान जो लगातार अपने हुनर को निखारता है, अपनी जानकारी को बढ़ाता है और अपनी पेशेवर योग्यता, प्रोफेशनल वैल्यू को ऊपर उठाता है, उसके पास बचत करने और निवेश करने के लिए स्वाभाविक रूप से ज्यादा पैसा आ जाता है। वे एक बहुत ही गहरी बात भी बताते हैं। हम जितनी ज्यादा बुद्धिमत्ता हासिल करते हैं, हम उतना ही ज्यादा कमा सकते हैं। ये निरंतर सीखने की प्रक्रिया न केवल सीधे तौर पर हमारी कमाई की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि हमें बेहतर वित्तीय फैसले लेने में भी मदद करती है, जिससे हमारी बचत और निवेश की गुणवत्ता भी कई गुना बेहतर हो जाती है। अर्कद हमें एक बहुत ही व्यापक नजरिया भी देते हैं। सच्ची संपत्ति केवल पैसे का ढेर लगा लेने तक सीमित नहीं है। वे हमारे व्यक्तिगत विकास, हमारे रिश्तों
और जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी सच्ची संपत्ति का एक हिस्सा मानते हैं। पैसा इन बड़े जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने का सिर्फ एक साधन, टूल है, न कि खुद में कोई अंतिम लक्ष्य। किताब में एक पात्र का उदाहरण दिया जाता है जो अपने करियर के शुरुआती दौर में अपने मौजूदा हुनर से संतुष्ट हो जाता है और किसी भी आगे की सीख या विकास में निवेश नहीं करता। उसकी आमदनी बरसों तक एक ही जगह पर रुकी रहती है। इसके विपरीत दूसरा पात्र लगातार अपने हुनर को अपग्रेड करता रहता है, नई तकनीकें सीखता है, अपनी विशेषज्ञता को गहरा करता है। समय के साथ उसकी कमाई की क्षमता में जबरदस्त उछाल आता है, जो अपने आप उसकी बचत और निवेश की क्षमता को भी बढ़ा देता है। ये एक ऐसा चक्रवृद्धि प्रभाव, कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो केवल वित्तीय निवेशों से नहीं बल्कि खुद में निवेश करने से मिलता है। इसे दो प्रोफेशंस के काम करने के तरीके के उदाहरण से समझिए। व्यक्ति अपनी मौजूदा योग्यताओं को ही काफी मान लेता है, कोई अतिरिक्त सीख या ट्रेनिंग नहीं लेता। उसकी आमदनी सालों साल लगभग एक जैसी ही बनी रहती है। व्यक्ति भी लगातार नए हुनर सीखता है, अपनी फील्ड की बारीकियों को समझता है और इंडस्ट्री के बदलावों के साथ खुद को अपडेट रखता है। समय के साथ उसकी कमाने की ताकत तेजी से बढ़ती है, जो स्वाभाविक रूप से उसकी पूरी संपत्ति के निर्माण को भी गति देती है। अर्थशास्त्र की दुनिया में इसे मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल का सिद्धांत कहा जाता है। आर्थिक शोध ये बार बार साबित करते हैं कि किसी भी इंसान का हुनर और ज्ञान उसकी लंबी अवधि की कमाई की क्षमता का सबसे मुख्य आधार होता है। लगातार सीखना और खुद को तराशना सीधे तौर पर करियर में लगातार तरक्की और बढ़ी हुई कमाई से जुड़ा होता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने हुनर और ज्ञान में लगातार निवेश कीजिए। कोर्स, किताबें, मेंटरशिप या व्यावहारिक अनुभव के जरिए यह निवेश आपकी कमाने की क्षमता को और परिणाम स्वरूप आपकी पूरी संपत्ति निर्माण की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी एक खास हुनर या ज्ञान के क्षेत्र को पहचानिए जिसे आप विकसित करना चाहते हैं। आज ही इस दिशा में एक छोटा सा कदम उठाइए। इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। हर हफ्ते खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, इस हफ्ते मैंने अपनी खुद की कमाने की क्षमता में क्या नया निवेश किया? जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए। आप अपनी काबिलियत और ज्ञान में इस तरह कैसे निवेश कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपकी कमाई और संपत्ति की ताकत को पूरी तरह बदल कर रख दे। आउट्रो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी असाधारण यात्रा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से समेट लेते हैं। चैप्टर 1, सोना बचाने का पहला राज, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी कुल आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले अपने लिए बचाएं। चैप्टर 2, अपने खर्चे नियंत्रित करना, एक समझदारी भरा बजट बनाएं। अपनी सच्ची जरूरतों, नेसेसिटीज और इच्छाओं, डिजायर्स के बीच का फर्क साफ रखें। चैप्टर 3, अपने बचाए हुए सोने को बढ़ाना, अपनी बचत को समझदारी से ऐसी जगह निवेश करें जहां वो खुद ब खुद बढ़ सके। चैप्टर 4, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन और गहरी छानबीन के जरिए अपने धन को बड़े नुकसान से बचाएं। चैप्टर 5, अपने आप में निवेश करना, अपने हुनर और ज्ञान को लगातार बढ़ाना ही आपकी सबसे बड़ी कमाई और संपत्ति का असली आधार है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ एक है, दौलत कोई जादुई करिश्मा या किस्मत का खेल नहीं है। यह कुछ बहुत ही सरल और कभी न बदलने वाले सिद्धांतों को लगातार अपनाने से मिलती है, चाहे आपकी आमदनी इस समय कितनी भी क्यों न हो। अर्कद का यह हजारों साल पुराना ज्ञान आज के आधुनिक युग में भी उतना ही सटीक बैठता है, क्योंकि इंसानी फितरत और पैसों के बुनियादी नियम हमेशा एक जैसे रहते हैं, चाहे तकनीक और अर्थव्यवस्था कितनी भी बदल जाए। यदि आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं।
ऐसे ही जीवन को नई दिशा देने वाले ऑडियो बुक्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और जाते जाते कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कल से आप इनमें से किस वित्तीय सिद्धांत को अपनी जिंदगी में सबसे पहले लागू करने वाले हैं। आज से ही इसकी शुरुआत कीजिए। अपनी अगली कमाई का 10% हिस्सा सबसे पहले अपने नाम कीजिए। ये छोटा सा कदम आपकी पूरी वित्तीय जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आप सुन रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं था आपका होस्ट पंकज कुमार राज। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।